Okay, so let's start with a recap of what we did last time. If you let me share my screen. Okay, so last time what we did was we took a look at primitive variables और उसके अंदर कॉपी बाय वैल्यू का क्या मीनिंग होता है. कॉपी बाय वैल्यू इज समथिंग लाइक कि जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में असाइन करते हैं तो वैल्यू कॉपी होती है. इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई अपने आप में इंडिपेंडेंट रहते हैं. सिंपलिस्टिकली पुट, लेट्स से कि मैंने इंट एक्स इक्वल टू 5 दिया और इंट वाई इक्वल टू एक्स किया, तो इस पॉइंट पे एक्स के अंदर वैल्यू थी 5, वाई के अंदर जो वैल्यू आई है वो 5 है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी एड्रेस में 5 की 2 कॉपीज बनी है. एक एड्रेस एक्स के साथ है और एक एड्रेस वाई के साथ है. इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे चलकर मैं अगर एक्स को वैल्यू देता हूं 8, तो वाई की वैल्यू रहेगी 5 ही. एक्स की वैल्यू हो गई अब 8, मगर अगर इस पॉइंट पे मैं वाई की वैल्यू चेक करूंगा तो वो 5 ही रहेगी, क्योंकि होता क्या था कि ये 5 जब फर्स्ट टाइम x इक्वल टू 5 किया तो ये एड्रेस इस पे जो भी एड्रेस था वो x को मिला, और उसके बाद जब मैंने y डिफाइन किया और y को बोला y इक्वल टू x, तो ये जो कॉपी हुई ये वैल्यू एक और कॉपी बनी इसकी एक अलग मेमोरी एड्रेस में, और उसकी पोजीशन जो है y को असाइन होगी. सो अब ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, राइट. The moment I say int y equal to x, x and y have got independent values. So इस पॉइंट पे मैं अगर x की वैल्यू को दोबारा चेंज भी करूंगा तो y की वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगी. Why I am saying this is that I want you to grasp this concept very clearly. Passing by value and passing by reference. I will come to passing by reference when we actually study class and objects. For time being, just concentrate on this passing by value thing. कि जब आप कॉपी करते हो, जब आप प्रिमिटिव वेरिएबल्स को वैल्यू देते हो तो इस तरह का बिहेवियर होता है. और प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है आपका, डू यू रिमेंबर, बाइट, सिंगल बाइट, शॉर्ट 2 बाइट्स, इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स, फिर फ्लोट डेसिमल 4 बाइट्स, उसके बाद आता है डबल. मैं डेसिमल डबल और इसको फ्लोट डबल को मैं अभी नहीं डील करना चाहता हूं बिकॉज वो डेसिमल्स का है, हम उसकी जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे. बट दे आर नथिंग बट डेसिमल नंबर्स बेसिकली, डॉट के डेसिमल के बाद के नंबर्स. उनको असाइन होल्ड करने के लिए वेरिएबल टाइप अलग होता है एज कंपेयर टू इंट. उसके बाद है कैर. कैर इज अ सिंगल कैरेक्टर, ASCII कैरेक्टर, वो भी हम बाद में देखेंगे. और लास्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है बूलियन. बूलियन डेटा टाइप के बारे में आज हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में, अगर याद हो, ये वाला प्रोग्राम जो था, ये सब बूलियंस हैं बेसिकली. सो लेट्स लुक एट द बूलियन डेटा टाइप. सो फार यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? कुछ नहीं समझ आया हो तो मैं रिपीट कर सकता हूं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस, एनीथिंग व्हिच इज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट? ऑल ओके? Yes, sir. ओके, यस सर. ठीक है. तो हम आगे बढ़ते हैं. बूलियन डेटा टाइप.
boolean is nothing, it can have only two values. जब आप मैं boolean x देता हूं तो it can have, you can either assign it as true or you can assign it x equal to false directly. As simple as this, true or false. Apart from directly assigning value like true or false, there are certain mathematical operators which also return a boolean. वो operators क्या हैं? Equality, greater than or equal to, less than or equal to, और लास्ट है नॉट इक्वल टू. ओके, ये सब ऑपरेंड्स जो हैं ये बूलियन रिटर्न करते हैं, और ये सब बाइनरी ऑपरेंड्स है. बाइनरी ऑपरेंड्स का मतलब ये होता है कि इनके दोनों साइड्स में एक एक ऑपरेंड होना चाहिए. ऑपरेंड मतलब वेरिएबल और एनी टर्म, लाइक इट ऑपरेट्स ऑन टू थिंग्स एंड इट इज लॉजिकल. जब आप किसी चीज की इक्वलिटी चेक करते हो तो आपके पास क्या दो चीज होनी चाहिए ना, ए इक्वल्स बी. कंपैरिजन के लिए यू रिक्वायर टू एलिमेंट्स. अब वो कंपैरिजन कैन बी इधर इक्वल, इट कैन बी ग्रेटर देन, इट कैन बी लेस देन, it can be less than or equal to, it can be greater than or equal to, or it can be not equal to. So it is something like this. Let's say x equal to 5 मैंने असाइन किया, उसके बाद मैंने y इक्वल टू 8 असाइन किया. अब अगर मैं लिखता हूं बूलियन वेरिएबल z equals such that x equals y, what will be the answer? What would be contained in boolean z? Any guess? बूलियन के अंदर क्या वैल्यू? सॉरी, फॉल्स, राइट, because x is actually not equal to y. But if I write, what would now the boolean contain? True, correct. So this is what the boolean is. उसके अलावा बूलियन के को दो बूलियंस को कंबाइन करने के लिए या मल्टीपल कंबाइन करने के लिए यू हैव टू अदर ऑपरेटर्स. एक है एंड ऑपरेटर और दूसरा है और ऑपरेटर. डबल एंड और डबल और, there is a difference between. Also there is something called or, sorry, single and there is something called single or, but we will deal with this later because these are bitwise operators. So for the time being, just concentrate on and or. What does and or do? As it is clearly saying, it combines two conditions. What, for example, two or more conditions. For example, let's say I write boolean z equals to x not equal to y and x less than 3. I am combining two conditions here using and operator. What will be the answer of this? False. False, because x not equal to y is true, because 5 is not equal to 8. But it also says only if both the operands on left and right of and, if they are true, then only the answer is true. So it's a simple Boolean algebra basically. And operator का ये है कि true or false, sorry, true and operator के जो दो operands हैं, and left or side, right, and false, answer is false. True and true, the answer is true. Similarly, false and false, the answer is false. Actually, yeah, sorry. If false and false, yeah, the answer is false, of course. And false
and true, the answer is still false. So for AND condition to be true, it is necessary that both left operand जो है और right operand, they both have to be true. In all other cases, the answer will be false. Right? Logical है. और के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, ये अगर ट्रू है और ये ट्रू है तो ऑफ कोर्स आंसर इज ट्रू. This is false, this is true, the answer is true. A और B, इधर A ट्रू हो या B ट्रू हो तो आंसर इज ट्रू. या this is true and this is false, the answer is true. और false तभी होता है जब both the operands are false. False and false, then only the answer is false. Right? Simple Boolean algebra. Okay. So this and an or operator can allow me to write multiple such conditions in a single. Okay, if x not equal to y and x less than 3 and y greater than 5, ऐसा सब अगर मैं करता हूं तो ही आंसर, मतलब I can have a very complex Boolean expression in that case. But whatever it is, चाहे कुछ भी कर लो, Boolean का final answer has to be either true or false. Okay? With me? Yes, sir. Okay. अब अगर जैसे मैंने बूलियंस को समझ लिया है तो ये सारे बूलियंस जो हैं ये कहाँ काम आते हैं. पिछले हफ्ते हमने देखा था, पिछले सेशन में, कि फर्स्ट है इफ एल्स कंडीशन. इफ कंडीशन 1 देन एग्जीक्यूट व्हाटएवर इज इन दिस. ये जावा का सिंटैक्स है. ये कुछ फंडामेंटल कंट्रोल ब्लॉक्स कहते हैं जावा के अंदर. ये हैं जो कि आप लॉजिक, आप जो लिखना चाहते हो, यू यूज दीज सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी मदद से आप लिख सकते हो. एल्स इफ कंडीशन 2 execute this. I can have as many conditions, as many else if I want. Else if condition 3, then execute this. Or last, else execute this. What it means is कि अगर एक कंडीशन सपोज थी, से इस केस में लेट्स से कि x is not equal to 3, ये कंडीशन लिखता, और सिंस मैं जानता हूं कि x is 5, so since 5 is not equal to 3, this condition will become true and hence this will be executed. But if x was equal to 3 and my condition is here x not equal to 3, so this condition will become false. Then it will check else if की condition, ये वाली. If this condition is true, then whatever is written here that will get executed. ऐसे करके वो चेक करता जाएगा. Of course, और लास्ट सिचुएशन में ये है कि अगर कोई सा भी else if का कुछ भी मैच नहीं किया, फ्रॉम इफ टू लास्ट else if कुछ भी मैच नहीं किया तो else. आखिर में अगर कुछ भी नहीं मैच करता तो ये एग्जीक्यूट करो. बट रिमेंबर, only one of these is going to get executed, not more than one. Like you cannot have a situation where condition 1 is true and condition 2 is also true. Let's say it doesn't mean that first this will execute and then this will execute. The first true condition में जो भी होता है वो execute हो जाएगा, उसके बाद ये block निकल जाएगा. With me? कुछ डाउट? सर ये जो डबल स्लैशेस लगे हैं ये ओके, इसको कमेंट कहते हैं. Double slashes just comments है. Anything which you just write in the code but is not going to get translated in machine language या programming, just comments.
तो आप डबल स्लैश लगा के कर सकते हो. Sir, Okay. means Java will not consider this command. Yeah, it is not considered as command. It is just for your readability purposes. It's as if कि उसकी absence या presence has no effect on the code. Okay, sir. Okay. ये सिंगल लाइन कमेंट है, यानी इस लाइन में कुछ भी लिखा जाएगा डबल स्लैश के बाद वो इग्नोर होगा, मतलब दैट इज नॉट पार्ट ऑफ. और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स करना है तो ऐसे करते हैं, और क्लोजिंग एंड. अब इसके अंदर आप कुछ भी सेंटेंसेस कुछ भी लिख सकते हो जो आपको कमेंट देना है कोड में कि क्या लॉजिक है, क्या परफॉर्म कर रही है. जावा विल इग्नोर इट, वॉट एवर इट इज, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कोड. ओके, सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस थिंग. ये हमने पिछला एक प्रोग्राम लिखा था. मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूँ. यू टेल मी फंक्शन. डू यू रिमेम्बर फंक्शन? लास्ट टाइम का ध्यान है? फंक्शंस को एक बार देखते हैं. ओके, लेट्स डिसेक्ट द बॉडी ऑफ व्हाट इज अ फंक्शन, बिकॉज आई थिंक एटलीस्ट कुछ बंदे लास्ट सेशन में नहीं थे. जावा के अंदर फंक्शंस का कंसेप्ट ये होता है कि एनी रिपीटेबल piece of code you don't want to duplicate it again and again. You write it in a function. मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि प्लेटफॉर्म की वेंडिंग मशीन का, टिकट का. वो प्लेटफॉर्म की जो रेलवे प्लेटफॉर्म की जो वेंडिंग मशीन है उसका काम क्या है? इनपुट लेगा, इनपुट विल बी योर मनी, it will do the processing, that is the whatever happens inside the vending machine, that is the black box to you. Similarly function के अंदर जो भी आपने लिखा है वो इन्वोक करने के लिए ब्लैक बॉक्स है वो, लेकिन वो आप जानते हो कि उसका काम है टिकट देना. सो उसी तरह से फंक्शन के अंदर उसका काम है कि जो भी आपने टास्क दिया है वो करेगा और आउटपुट देगा. वेंडिंग मशीन में आउटपुट क्या है? टिकट है. फंक्शन का आउटपुट उसका रिजल्ट है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट अ फंक्शन मींस. फंक्शन को फिर से एक बार रिकैप करते हैं. इन जावा टू डिफाइन अ फंक्शन you start with visibility. I will talk about visibility later when we go into object oriented concepts, but first is public keyword, public. उसके बाद है रिटर्न टाइप. प्लेटफॉर्म वेंडिंग मशीन की रिटर्न टाइप क्या होगी? हाइपोथेटिकली एक टिकट होगी. हमारा फंक्शन जो है लेट्स से वो प्रिमिटिव डेटा कुछ रिटर्न करता है, से बुलियन. सो उसका काम है किसी चीज को ये बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स है. सो पब्लिक बुलियन. अगर उसका काम इंटीजर रिटर्न करना होता तो यहाँ पे मैं लिखता इंट. अगर उसका काम बाइट रिटर्न करना है तो मैं लिखता बाइट. कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं होता, उनको सिर्फ कुछ करना है, उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा लेकिन वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा. ऐसे फंक्शंस भी होते हैं. ऐसे केस में कीवर्ड आता है void. उसको हम बाद में देखते हैं जब जरूरत पड़ेगी. अभी के लिए लेट्स से यू आर राइटिंग अ फंक्शन व्हिच रिटर्न्स अ बूलियन डेटा, बूलियन वैल्यू. सो पब्लिक बूलियन function name, a meaningful name of the function. Say your function is simply identifying between two variables a and b, is a greater than b or not. तो फंक्शन का नाम मैं दूंगा लेट्स से ग्रेटर, इज ग्रेटर. और फंक्शन नाम का जो नॉर्मल सिंटैक्स लाइक एक्सेप्टेड जो स्टाइल ऑफ कोडिंग है उसका अंदर ये होता है फर्स्ट वर्ड जो होता है वो स्मॉल से होता है, उसके बाद जो वर्ड आता है वो बड़े से होता है, इज ग्रेटर. जैसे मैंने टिकट वेंडिंग मशीन का बोला था कि उसका इनपुट होता है रुपया. यहाँ पे आपको दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो आपको दो इनपुट वेरिएबल्स चाहिए.
तो वो जिनको हम फंक्शन के पैरामीटर्स कहते हैं, तो वो होंगे लेट्स से इंट ए, इंट बी। तो जो बंदा इन्वोक करेगा ये फंक्शन को, वो ये वैल्यूज पास करेगा। आपका काम है इसको प्रोसेस करना अंदर। आपको क्या पता करना है कि इज ए ग्रेटर देन बी और नॉट। सो व्हाट यू विल डू, बूलियन रिजल्ट इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, ये चेक करेगा। आपने अगर इसको int 3 दिया और इसको int 4 दिया, तो विल a ग्रेटर देन b का क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स, राइट। और आप फॉल्स, और आप रिटर्न करोगे, ये रिटर्न कीवर्ड मतलब ये कि क्या वैल्यू रिटर्न करना है, बूलियन रिटर्न जो आपका रिजल्ट, वो रिटर्न रिजल्ट। सो ये एक फंक्शन बन जाता है। अब आप अब लेट्स से कि मैं इसको कॉपी करता हूं जावा में और रन करता हूं, ओके। सो लेट्स से मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे, इज ग्रेटर देन ए एंड बी, ओके। और अब मैं इस फंक्शन को इधर ये मैं वो कमेंट्स की जो बात कर रहा था ना, तो ये देखो जब मैं मल्टी लाइन कमेंट, तो अभी जो है ये चीज ग्रे आउट हो गई है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, दिस इज डेड कोड जिसको बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अच्छा, जो रिटर्न वैल्यू आती है बूलियन की, उसको मुझे कहीं स्टोर करना होगा, वरना इट विल बी लॉस्ट राइट इन द प्रोग्राम। सो मैं कैसे लिखूंगा, मैं जानता हूं इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, बूलियन है। सो बूलियन रिजल्ट इक्वल टू इज ग्रेटर, ओके। अभी के लिए मुझे इसको स्टैटिक भी लगाना पड़ेगा, उसको हम बाद में देखेंगे, ये स्टैटिक वर्ड बाद में कि स्टैटिक का क्या मतलब है। बूलियन इज ग्रेट रिजल्ट इज ग्रेटर, ये बोल रहा है कि इस फंक्शन को कितनी, 2 वैल्यूज चाहिए, राइट। ये एरर दे रहा है क्योंकि अभी खाली लिखा है मैंने इंट और इंट। सो यहाँ पे x और y पास करता हूँ लेट्स से मैं, और सेमीकोलन से हर कमांड जो स्टेटमेंट है इट हैज टू टर्मिनेट विद अ सेमीकोलन इन जावा। सो अब आप क्या कर रहे हो, x को आपने वैल्यू दी 5, y को वैल्यू दी आपने 4, और आपको चेक करना है कि इज x ग्रेटर देन y और नॉट, और उसके लिए आपने एक फंक्शन लिखा है। ऑफ कोर्स ये एक ट्रिवियल एग्जांपल है क्योंकि मैं यहाँ पे बिना फंक्शन के भी कर सकता था, बट जस्ट टू शो इज ग्रेटर, और उसमें आपने x और y की वैल्यू पास करी, तो क्या होगा, x के अंदर वैल्यू यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगी 5, इधर सब्सटीट्यूट हो जाएगी 4, x की वैल्यू a में जाएगी, y की वैल्यू b में जाएगी। दिस इज पासिंग बाय वैल्यू, दैट इज सिंस इट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट, x इज इंट, a इज, और इंट को इंट ही होल्ड कर सकता है, राइट, देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो x की जो भी वैल्यू थी वो कॉपी होके इस वेरिएबल में चली जाएगी। तो अगर आप x को 5 पास करोगे, y को 4, तो यहाँ पे जब आप इस फंक्शन इस ग्रेटर को इन्वोक करोगे तो इधर क्या वैल्यू आएगी 5, इधर क्या वैल्यू आएगी 4। आप चेक कर रहे हो इज 5 ग्रेटर देन 4, आंसर इज ट्रू, रिजल्ट शुड बी ट्रू। सो लेट्स चेक व्हाट इज द रिजल्ट। सो यू कैन सी रिजल्ट ट्रू आया, राइट। अब मैं रिवर्स कर देता हूं, इसको बी कर देता हूं, इसको सॉरी इधर नहीं, इधर इधर y कर देता हूं, इधर x कर देता हूं। अब आप क्या पूछ रहे हो कि इज y ग्रेटर देन x और नॉट, y is not greater than x, right, because y is 4 and x is 5, so result should be false. Okay, so this is what a function is. फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ?
इट इज इम्पोर्टेंट कि ये सब चीजें आप समझ लो अभी, ताकि then we can go into more complex things. Is it इज लाइक कि जो भी आप कैलकुलेशन जो बार बार करना चाहते हो, अभी क्या है कि अगर सपोज मैं फंक्शन नहीं लिखता हाइपोथेटिकली, तो लेट्स से देयर वाज समथिंग लाइक एक्स वाई, फिर मुझे कंपेयर करना है जेड वी, वेरिएबल जेड और वी के बीच में, और पी और क्यू के बीच में, ऐसे मैंने बहुत डिफाइन किए। तो मैं सबके लिए ग्रेटर देन लिखना नहीं चाहता हूँ। आई कैन सिंपली कॉल दिस फंक्शन, pass whatever parameters I want, and I can get the result. Agreed? Does this sound correct? Like in the sense you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में, या whatever doubt you have, please stop and ask. Don't just, otherwise क्या होगा कि फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब हम, तो अभी हमने क्या देख लिया है, फंक्शन का कॉल। अभी मैं इफ एल्स को भी फिर से दिखाता हूं। एक बार पहले भी हमने किया था कल, लेकिन मैं इफ एल्स को भी करना चाहता हूं। लेट्स से कि मेरे को एक ऐसा फंक्शन लिखना है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट के मुझे एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो ऐसा करे कि कोई भी नंबर, ओके, मैं कोई भी इंटीजर देता हूं सपोज। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, क्योंकि इससे लॉजिक पता चलेगी हम कैसे डेवलप करेंगे। ओके, हमें यह पता करना है कि अगर मैंने हमारे ग्रुप से ऐसे 0 to 10 0, 11 to 20 1, और इसमें यह है कि इसको मैं ऐसे लिखता हूं। ओके, इसका मतलब भी मैं बता देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 0 to 10 एक्सक्लूडिंग 10, दैट मीन्स अगर 0 to 9 हो तो आंसर 0 होना चाहिए। इसको 10, इसका मतलब 10 to 20 excluding 20, answer should be 1. 20 to 30, the answer should be 2. Okay, and so on and so forth. Are you getting the problem? जैसे हमने 10-10 की ग्रुप बना के, सो कोई भी नंबर अगर मैंने पास किया, लेट्स से कि मैं नंबर पास करता हूं 99, सो आंसर शुड बी 9, राइट? क्योंकि 20 to 30, फिर 30 to 40 का 3, 40 to 50 का 4। तो सिमिलरली अगर देखें 90 to 100 का आंसर क्या आएगा, 90 to 100 विल बी 9, राइट? विथ मी? Yes, sir. ये हमारा एम है, हमारे को ये पता करना है। मेरा इनपुट होगा कोई सा भी आर्बिट्रेरी नंबर, और मुझे उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप पता करना है। जैसे कि मैंने अगर 45 दिया, तो व्हाट शुड आई गेट? 4, राइट? Yes, sir. Yes. इसमें इफ एल्स आएगा क्या एक्चुअली? चलो, नहीं भी आता है तो भी हम इसके लिए एटलीस्ट लॉजिक के लिए करते हैं। सो लेट्स से मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। नाउ now again I am going to like this is the example to show why we need function, because the thing is I am asking you to take any arbitrary input, and I want you to return the group. So I cannot actually code something like if, so okay, हाँ, so उसको दो तरीके से देख सकते हैं, फंक्शंस के अंदर को कैसे कॉम्पैक्ट करना है। लेट्स से
सो मेरा फंक्शन डिफाइन किया मैंने पब्लिक स्टैटिक, और उसको मैं बताऊं कि गेट ग्रुप और इंट इज द रिटर्न टाइप, क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 कुछ नंबर. सो गेट ग्रुप. ओके, इनपुट सिंगल नंबर, सो इंट से x. नाउ आई हैव, ये क्यों रो रहा है? हाँ, क्योंकि रिटर्न नहीं है. ओके, नाउ देर आर सम वेज. ओके, पहला एक क्रूड तरीका लेते हैं जो कि इफ एल्स से है. ओके, इफ x less than, and assume के x will always be a non-negative number for simplicity. So x less than 10, I will return what? 0. Else if x less than 20, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्योंकि मेरा मुझे x greater than 10 लिखने की जरूरत नहीं है. Why? I mean, I could have written this, क्योंकि मैं जानता हूं कि 2 कब रिटर्न करना है, जब नंबर 10 to 20 के बीच में हो, राइट? एक्सक्लूडिंग 20, तब मुझे 1 रिटर्न करना है, राइट? एग्रीड? अगर नंबर 10 से 20 के बीच में हो लेकिन 20 नहीं हो तो मुझे 1 रिटर्न करना है. लेकिन मैंने डायरेक्टली सिर्फ x लेस देन 20 लिखा है. अगर नंबर x इक्वल टू 5 होता तो ये बोलता 5 लेस देन 20 और ये ट्रू कर देता, राइट? और रिटर्न हो जाता 1. लेकिन वो तो गलत है. x इक्वल टू 5 में तो 0 आना चाहिए, राइट? राइट? Yes, sir. तो मगर ये तब भी सही चलेगा. कैन यू टेल मी व्हाई? फॉर एनी नंबर लेस देन 20 दिस कोड इज गोइंग टू वर्क फाइन. व्हाई? सर क्योंकि वो क्योंकि क्योंकि लेस देन 20 है 5. लेस देन 20 है 5, लेकिन अगर लेस देन 5 इज लेस देन 20 तो रिटर्न क्या हो जाएगा? 1. वो तो पर ऊपर डिफाइन कर रखा है हाँ, ना हमने कि x करेक्ट करेक्ट करेक्ट. क्योंकि x लेस देन 10 है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और सीधे ये रिटर्न हो जाएगा, तो ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि ये कोड में तभी आएगा जब x इज इक्वल टू 10 या उससे बड़ा. तो जब इस कंडीशन में आएगा तो वो बोलेगा 10 या उससे बड़ा बट लेस देन 20, तो ये ब्लॉक रिटर्न हो जाएगा. और लेट्स से कि सिंस फंक्शन को रिटर्न तो कुछ करना ही है, x ग्रेटर लेस देन 10 है तो मैंने 0 करके रिटर्न कर दिया. रिटर्न कीवर्ड मींस के एग्जिट दिस फंक्शन और उसको वैल्यू दे दी 0. x लेस देन 20 वैल्यू दे दी रिटर्न की 1. लेकिन लेट्स से कि x 21 होता, एल्स ब्लॉक में आ जाता. फिर इफ है तो एल्स भी चाहिए लास्ट में. लास्ट रिटर्न -1. मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया. अब प्रॉब्लम क्या होगी ये, तो एनी नंबर लेस देन 20 में मेरा ये कोड सही काम करेगा. ओके, से गेट ग्रुप. ओके, और ये इंट है उसका रिजल्ट टाइप. ठीक है, और लेट्स से मैंने 6 पास किया तो आंसर क्या आएगा? 0. करेक्ट. ठीक है, मैंने x को 10 पास किया तो आंसर क्या आएगा? 1. ठीक है, 1, राइट? लेकिन अगर मैंने x को 21 पास किया तो आंसर क्या आएगा? -1. नाउ मेरे को तो कोड लिखना है जेनरिकली, राइट? अगर जेनरिकली कोड लिखना है तो मेरे को ये तो मालूम ही नहीं है कि मेरा फाइनल लिमिट क्या होगी x की. यू नो कि x की लिमिट
इंटीजर की बहुत ज्यादा लिमिट होती है, तो मैं क्या हर उसका x लेस देन 20, x लेस देन 30, x लेस देन 40 लिखते नहीं बैठूंगा, लाइक बिकॉज आई डोंट इवन नो इट्स इन इतने ज्यादा नंबर से मैं कितने ब्लॉक्स बनाऊंगा इफ एल्स इफ के, राइट? सो देयर हैज टू बी सम अदर वे आउट. वो अदर वे आउट से पहले मैं शायद एक चीज बता दूं. हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपको मालूम है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तो है, राइट? राइट, इस ये ऑपरेटर्स तो आपको मालूम है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. एक होता है, हाँ सॉरी, एक और होता है, वो है परसेंटेज ऑपरेटर. दिस परसेंटेज इज द रिमाइंडर ऑपरेटर. व्हाट इट मींस इज कि अगर मैं दो इंट वेरिएबल्स को करूं ऐसा 7%5, आंसर इज द रिमाइंडर, नॉट द क्वोशिएंट. दैट इज, जब आप 5 को नॉर्मल आप डिवीजन करते हो मैथमेटिकल जो हाथ से लिख के, तो उसमें आप कैसे करते हो, मेरे पास वो ब्रेसेस नहीं है, लेट्स से कि इसको आप लिखोगे 7, राइट? इधर लिखोगे 5, देन यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5. आप सिंपली डिवाइड कर रहे हो, मैथ जो हम क्लास में करते आए हैं, और आंसर आएगा रिमाइंडर 2. दिस इज हाउ यू डिवाइड, राइट? इसके अंदर डिवाइड, दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, दिस इज कॉल्ड कोशेंट मैथमेटिक्स में, और दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, राइट? 2 इज रिमाइंडर. ऑफ कोर्स नो, सो डेसिमल में नहीं कर रहा हूं, वरना इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ 1.4. अगर मैं डेसिमल तक नहीं जाता हूं तो ये नंबर जो है ये क्या है, रिमाइंडर है. 7%5 का आंसर इज 2. इट गिव्स यू द रिमाइंडर. ओके, समझ आ रहा है? मैं यानी ये रिमाइंडर दे रहा है किसी भी डिवीजन का, अगर वो होली डिविजिबल नहीं है तो, राइट? Yes. अब जैसा कि अगर मैं लिखूं 10%2, व्हाट विल बी द आंसर? 0. करेक्ट, इसका आंसर 0 होगा. ओके, सो ये परसेंटेज जो है ये काफी काम का है, स्पेशली इस सिचुएशन में. ठीक है, अगर आप सोचोगे कि मैं सिंपली रिजल्ट इक्वल टू x%10 करता हूं और रिटर्न करता हूं, दिस शुड टेक केयर ऑफ व्हाट आई विल इट. अगर मेरा 10 आता है तो मुझे 1 रिटर्न करना है. ओके, सो नहीं, अभी इसकी ऐसे ही आप लॉजिक डेवलप करते हो. तो जैसे आप डालोगे, अगर 0% 10 will be 0, 1% 10 will be 1, 2% 10 will be 2, but 9% 10 will also be 0. Okay, क्योंकि the number is no, what am I saying? 9%10 is actually 9. So you actually need to divide. Sorry. अभी अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 10. यहाँ पे एक कैवियट आपको समझना होगा, वो ये है कि ये जावा जो है डिविजन्स को थोड़ा अलग तरीके से लेता है. डिवीजन ऑफ इंट नंबर, ओके, उसमें डेसिमल पोर्शन हटके आता है. व्हाट आई मीन टू से इज दिस. सो इधर एक्चुअली परसेंटेज ऑपरेटर की जरूरत नहीं थी, इधर डिवीजन ऑपरेटर की. और क्यों काम करेगा ये देखते हैं. 2 divided by 10, the answer is
0.2. ओके राइट, 0.2. Yes. लेकिन जावा में 2 अगर आपने डिक्लेयर किया तो वो इंट माना जाता है और 10 भी इंट माना जाता है, तो उसका डेसिमल पोर्शन कोशेंट से अपने आप उड़ा के ही मिलता है आपको आंसर। अगर आपको डेसिमल के साथ चाहिए तो आपको इसको बाकायदा 2.0 लिखना होगा, तभी आंसर आएगा 0.2। ओके Yes, sir. मैं फिर से बोलता हूं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं 12 डिवाइडेड बाय 5, we know the answer is actually 2.4, right? 5 2s are 10, 2 बचा, डेसिमल 0, 5 4s are 20। लेकिन इसका आंसर जावा में जब मैं करने जाऊंगा, क्योंकि ये डेसिमल्स नहीं दिए हैं मैंने लिखते वक्त, ये इंट है, तो इसका आंसर का जो ये है ये उड़ के आएगा मेरे पास। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स से int result equal to 12 divided by 5. Okay, 12 divided by 5, 12 आंसर होना चाहिए, लॉजिकली आंसर क्या होना चाहिए था 2.4, लेकिन हम देखते हैं आंसर क्या है। आंसर क्या आया 2, लेकिन अगर मैं इसको 12.0 लिख दूं, अब वो बोलेगा कि ये आप डेसिमल है, इसका आंसर अब एक रिजल्ट डेसिमल में आएगा। सो ये बोल रहा है कि यू कैन नॉट स्टोर इट इन इंट, यू हैव टू डिक्लेयर इट एज डबल और फ्लोट। मैं फ्लोट लिखता हूँ, डबल की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसके लिए मुझे ये बताने के लिए कि ये फ्लोट है, मुझे यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा। ओके, अब इस रिजल्ट का आंसर देखते हैं। आंसर क्या आया 2.4। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंट नंबर्स लेता हूं और उनको डिवाइड करता हूं, तो मेरे को जो आंसर मिलता है उसका डेसिमल पोर्शन कटा हुआ मिलता है, राइट? ये मुझे पता चल चुका है। इस चीज को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ मेरे ग्रुपिंग के लिए। अगर मैं इंट रिजल्ट देता हूं और x/10 करता हूं, तो अब आप देखिए, अगर मैं 0 to 9 कुछ भी डालूंगा, x डिवाइडेड बाय 10 आंसर इज, अगर 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय 10 आंसर इज 0। 1 डिवाइडेड बाय 10 एक्चुअल आंसर इज 0.1, बट सिंस इट्स एन इंट डिवीजन, 0.1 विल बिकम डेसिमल पार्ट उड़ जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 0.1 का आंसर सिर्फ 0 रहेगा। सो मतलब ये है कि अगर मैं 9 तक जाता हूं तो 9 डिवाइडेड बाय 10 द आंसर विल बी 0.9, which is again 0.9। सो मेरा पर्पस सर्व हो गया, क्योंकि अगर मैं 0 to 9 कुछ भी डालूंगा तो आंसर मेरे को चाहिए 0। द मोमेंट आई पुट 10 और एनीथिंग बिटवीन 10 to 20 एक्सक्लूडिंग 20 आई वांट 1। सो अगर आप डालोगे इधर 10 डिवाइडेड बाय 10 द आंसर इज 1। 11 divided by 10, the answer is actually 1.1, but since it's an int division, decimal goes away, so you will get 1। 19 का आंसर आएगा 19 by 10, actual answer 1.9, decimal goes away, so बचा 1, and hence मेरा काम हो गया इससे, right? अब ये जेनरिक हो गया। सर हाँ सर, अगर हमारी जो वैल्यू डेसिमल में आ रही है वो 0.5 से ऊपर हुई तो राउंड ऑफ करके वैल्यू देगा या फिर डेसिमल हट ही जाएगा? डेसिमल हट ही जाएगा। इंट डिवीजन इज नॉट going to do round off, it is going to remove the decimal altogether। round off वगैरह करने के लिए there are other functions which act on the, so मैं नेक्स्ट उसमें तुम्हें जावा की लाइब्रेरी दिखाऊंगा कि क्या क्या अवेलेबल है जावा के फंक्शंस, जिनको आप कॉल करके अपना काम जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। नहीं होता तो उन सब की मदद से आप अपना फंक्शन लिख सकते हो, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द बेसिक थिंग्स are already available in Java function library, so we'll check the library later, but वो उसके packages वगैरह will come to it later, but at this point you are getting, अब मैं कुछ भी डालूंगा मेरे को आंसर मिल जाएगा।
21 डालूंगा तो मेरे को आंसर मिलना चाहिए 2 और वो मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 31 डालूंगा तो मेरे को आंसर मिलना चाहिए 3, ओके। 30 डालू तो भी मुझे आंसर मिलना चाहिए 3, बिकॉज 30 to 40 with 30 inclusive I need 3. So let's see, answer is still 3. So मैंने एक सिंपल सा जो बिहेवियर है जावा का, उसके बेसिस पे आई हैव बीन एबल टू राइट अ जेनरिक प्रोग्राम which is going to group any number based on this criteria. It can be x, can be now 123 or whatever you want, right? Result is 12 and it is now generic. So far with me? Yes, sir. ये जो परसेंटेज ऑफ, तो अब नेक्स्ट एक और कंट्रोल ब्लॉक की हम बात करते हैं। उससे पहले, उस कंट्रोल ब्लॉक में जाने से पहले एक दो और ऑपरेटर्स हैं जो मैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक है प्लस प्लस और दूसरा है माइनस माइनस जावा में। व्हाट डज दिस मीन? लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल दिया है x इक्वल टू, लेट इंट x इक्वल टू 5, ओके। अगर मैं प्लस प्लस x लिखता हूं तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। किस स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है ये x इक्वल टू x प्लस 1 का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस प्लस x, ओके, इंक्रीमेंटिंग बाय 1 ऑलवेज। इसका मतलब ये हुआ कि लेट से इनिशियली x इक्वल टू 5 था और उसके बाद मैंने लिखा प्लस प्लस x और सेमीकोलन। सो इसका मतलब मेंटली यू रिप्लेस इट विद दिस स्टेटमेंट। व्हाट इट इज डूइंग, whatever, mind you, here x equal to is not the equality operator. That equality operator we knew was equals equals, Equal. right? वो ये था। ये है assignment operator. What it is saying is whatever is the current value in x, add 1 to it and assign the new value back to variable x. So इसका मतलब ये है कि x equal to 5 था तो 5 plus 1 6, तो उसके बाद 6 की वैल्यू असाइन हो गई x में। सो अ प्लस प्लस x has actually resulted in x getting the value to 6 after the execution. Similarly, minus minus x means decrease by 1. That is x equal to x minus 1. Okay? With me? Yes. ये सिंटैक्स को ध्यान रखते हुए अब हम एक और चीज देखते हैं। लेट्स से के, एक सेकेंड, लेट्स से के there is something called loop. These are very common concepts in all programming languages. If else blocks और दूसरा है loop. What is a loop concept? आपको एक ही टास्क, if you want to execute a single task or single code of piece of code, or a block of piece of code or a function, a single task multiple times, which is limited by some condition के time हो सकता है। It can be कि till something is not happening, keep doing that, या आपको काउंटेड टाइम्स करना है कि मुझे एक टास्क को 100 बार करना है। उन सब के लिए यू रिक्वायर लूप, ओके। जावा में दो तरह के लूप होते हैं। एक होता है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है ऐसा, फॉर इंट i इक्वल टू 1
condition which can be any condition, Boolean condition, let's say I less than 100, और उसके बाद मैं लिखता हूं प्लस प्लस आई, और उसके बाद इसके अंदर वो कोड जो रिपीट करना चाहता हूं मैं, से मेरे को प्रिंट करना है अपना नाम, system.out.println नेम, सिर्फ ये लिखना है, नेम एज एक्स। मैं चाहता हूं ऐसा कोड। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या कर रहा है? फॉर लूप को में 3 कंपोनेंट्स है इधर, राइट? पहला कंपोनेंट है ये, दूसरा कंपोनेंट है ये, और तीसरा कंपोनेंट है ये। इसको ऐसे अंडरस्टैंड करने का है। डिक्लेयर करो एक वेरिएबल आई, उसको असाइन करो इनिशियल वैल्यू 1। ओके, डिक्लेयर करो एक वेरिएबल आई, उसको असाइन करो इनिशियल वैल्यू 1। देन चेक इज दिस कंडीशन ट्रू फॉर वैल्यू आई। सो इनिशियली आई को हमने क्या वैल्यू दी है, असाइन किए 1 लेस देन 100, ट्रू। ओके, सिंस 1 is this condition is true, execute this line. Okay, whatever is in this code, there may be 5 lines, so 5 lines will be executed. Execute this code. जब आपका लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, मीन्स आप इस ब्रेस के नियर आ चुके हो, लास्ट लाइन आपने एग्जीक्यूट कर ली, उस टाइम पे ये ऑपरेटर ये चीज को एग्जीक्यूट करो। ये क्या बोलता है, प्लस प्लस आई, मतलब इनिशियली आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, राइट? जब आपने लूप स्टार्ट किया, अब आपकी आई की वैल्यू हो गई 2, राइट? बिकॉज प्लस प्लस आई इज व्हाट, प्लस प्लस एक्स इज एक्स प्लस 1। तो आई की वैल्यू हो गई एट द एंड ऑफ दिस लूप, जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2। फिर से वो अब वापस ऊपर जाएगा कोड और चेक करेगा, इज 2 लेस देन 100, यस इट इज, राइट? सो फिर से वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, बिकॉज लास्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक के खत्म होने से पहले वो होगा प्लस प्लस आई। तो आई की वैल्यू 3 इज लेस देन 100, फिर से एग्जीक्यूट करेगा टिल इट इवेंचुअली रन्स इट एट आई इक्वल टू 99 टाइम्स। ओके, जब आई 99 हो जाएगा, इधर आए और इंक्रीमेंट होने के बाद लेट्स से आई इज 99, अब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई हो जाएगा 100, फिर चेक करेगा, इज 100 लेस देन 100, नो इट इज नॉट, इट इज फॉल्स। So the moment this condition becomes false, the loop is broken and you will come here. Okay, the loop will be exited, then this will not be executed. Are you clear about this? Yes, sir. Because this is if, else and for loop, these are one of the most critical, like bread and butter है programming का. Is this clear? Yes. उसी तरह से there is something called while loop, while condition. This is more simpler. This is used when you want to run fixed number of times for loop. You have a condition which will become true after n iterations. Each looping को हम iteration बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि I equal to 1 to I less than 100 means after 99th iteration this loop will be broken. So ये fixed iteration के लिए you use for loop. While loop में क्या होता है कि एक कोई सी भी कंडीशन है, boolean कंडीशन, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी ये घूमता रहेगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा, इधर आएगा, फिर चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर से एग्जीक्यूट करेगा, and eventually when the condition becomes false it exits. Now I can always code something in either format, okay, but you have to decide which is good for you. Like in the sense, most of the time if your requirement is such that it is not fixed but indefinite till something changes, you will use
Why? But if it is, you know that it is going to have a fixed iterations, then you will use for loop. With me here? Yes. This condition is anything which returns a true or false. Okay, I can invoke very well invoke. Yeah. सर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज किए थे पहले वाली कंडीशन में. अब अगर हमको नंबर ऑफ स्टेप्स अगर करने हैं या टाइम बाउंड कंडीशन देनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करें? हाँ, सो अगर टाइम बाउंड करनी है, सो लेट्स से मैथमेटिकल कंडीशन ये थी, लेट्स से कि टाइम बाउंड है. ओके, सो आपको क्या करना है, आपको टाइम बाउंड अगर करना है तो क्या आपको ये करना है कि मेरा कोड तब तक चले तब तक के अभी से लेट्स से 5 मिनट तक मुझे चलाना है, राइट? लेट्स से ये मेरी रिक्वायरमेंट है. तो मैं कैसे करूंगा? देयर इज, जब हम जावा की लाइब्रेरीज वगैरह देखेंगे तो देन यू विल रियलाइज कि क्या क्या अवेलेबल है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीस. दिस गिव्स करंट टाइम ऑफ द सिस्टम इन मिली सेकेंड्स. ओके, सो लेट्स से कि मैंने, जब मेरा कोड इस पॉइंट पे आया है तो मैंने, और ये रिटर्न करता है लॉन्ग. लॉन्ग इज नथिंग बट इंट जैसा ही है, लेकिन उसकी बाइट्स ज्यादा है, 8 बाइट्स. तो हम उसको स्टोर करेंगे लॉन्ग में. सो लॉन्ग t1, इनिशियल टाइम t0. ओके, दिस इज द सिस्टम टाइम इन मिली सेकेंड्स, करंट टाइम. और करंट टाइम मिली सेकेंड्स का मतलब ये है कि ये शायद ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आता है, जो कि 1973 1 जनवरी से उसको 000 माना जाता है. ओके, सो व्हाट, वो अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का, ठीक है, कि 1 जनवरी 1973 या व्हाटएवर जो लिमिट है, उस टाइम पे 0 मिलीसेकंड था टाइम. तो उसके बेसिस पे आज एज ऑफ नाउ जो भी मिली सेकेंड्स होंगे वो इसमें स्टोर हो गए. मिली सेकेंड्स का मतलब क्या है? 1000. मिली मीन्स मल्टीपल ऑफ 1000, लाइक इन द सेंस 1000 milliseconds make 1 second. Okay, milli is 1000, so 1000 milliseconds make 1 second. So current time in milliseconds is t0. So इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा इन सेकेंड्स. सो इसको मैं करता हूं t0 इक्वल टू t0 divided by 1000. This is going to give me, मैं रीयूज कर रहा हूं वेरिएबल को, राइट, एंड विच इज परफेक्टली फाइन. जैसे x इक्वल टू x प्लस 1 किया था, मैंने x को इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू x में असाइन कर दी. उसी तरह से वॉट एवर इज द करंट वैल्यू इन t0 इन मिली सेकेंड्स, आई डिवाइडेड बाय 1000 एंड आई गेट द टाइम इन सेकेंड्स. अब मेरे को चलाना है कितने? अगले 5 मिनट तक, राइट? सो इसका मतलब ये है कि 5 मिनट बाद मेरा जो फाइनल टाइम क्या हो जाएगा, जिसमें मुझे एंड करना है, वो होगा t0 प्लस कितना? 5 मिनट में कितने सेकंड्स हैं? 300 सेकंड्स, राइट, 300. इसको मेरे को अभी ये मेरा टाइम में आ गया सेकंड्स में, राइट. मैं इसको वापस मिली सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं बाय t1 is equal to t1 into 1000, राइट. अब मेरे पास ये पता चल गया है कि कोई भी पॉइंट पे अगर मेरा कोड आया इस पॉइंट पे, मेरे को कब खत्म करना है? कि जब करंट टाइम मिली इसके बड़ा ना हो जाए. अब मेरी कंडीशन में ऐसे लिख सकता हूं, while system dot current time millis is less than t1, keep executing. So let's say कि मैं इधर लिखता हूं keep executing. ठीक है, और ये क्योंकि क्यों हो रहा है, मेथड को system.out.println, सॉरी.
अभी नोट करना आप, ये लॉजिक आप देख रहे हैं क्या है, इस पॉइंट पे आपने करंट टाइम पता किया, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करा, उसके बाद उसमें फाइनल टाइम आपको डिजायरेबल टाइम जो चाहिए उसमें 300 सेकंड्स ऐड करे 5 मिनट के, उसको वापस मिली सेकंड में कन्वर्ट करा, क्योंकि ये जो सिस्टम करंट टाइम मिली है मिली सेकंड में। अब ये आपका लूप तब तक चलता रहेगा जब तक के सिस्टम का करंट टाइम मिली इज लेस देन t1। द मोमेंट इट एक्सीड्स t1 दैट मीन्स आपके 5 मिनट हो चुके हैं। अभी 300 सेकंड तो बहुत ज्यादा, और क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा बार वो प्रिंट करेगा, क्योंकि ये लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आपने ये नहीं बोला है कि आपको हर सेकंड में एक लूप चलाना है, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आपको सिंपली ये टास्क जितनी बार भी एग्जीक्यूट हो सके करना है टिल 5 मिनट ना हो। ये इस तरह का कोड है। हर सेकंड, एक सेकंड के लिए एक टास्क करना, उसके लिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस या थोड़ी और कोडिंग करनी पड़ेगी, मगर अभी के लिए ये है कि ये जितना भी रन कर सके, जितनी बार भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है स्पीड के हिसाब से, वो 5 मिनट तक करता रहेगा। अगर इसको मतलब टेस्ट 5 करना, मिनट के पहले 5 मिनट, सॉरी, 5 मिनट के पहले तक, अदरवाइज हमको हाँ जी, इक्वल बंद टू करना, हाँ तो या बंद हो जाएगा। तो उसको अब 5 मिनट का तो हम टेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स से कि इसको वैलिडेट करने के लिए कि मेरे को ये अगले 10 सेकंड तक प्रिंट कराना है, और उसके बाद मैं लिखूंगा जब ये लूप खत्म हो जाए तो लास्ट प्रिंट करे system dot out dot print ln exit. Okay, the moment this line is printed we know that our loop is broken, right? क्योंकि ये जब while कंडीशन ट्रू होगी तब तक तो ये ही चलता रहेगा, जब वो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तभी ये एग्जिट कॉल होगा। एग्रीड? यस। So let's try to run this, okay, and see the result. नोट करते रहना, ये चले जा रहा है, ठीक है, और ये 10 सेकंड तक चलेगा। ठीक है, लास्ट आ गया एग्जिट। अगर मैं इसको 300 करता हूं तो ऑफ कोर्स 5 मिनट चलेगा, 5 लेकिन मिनट अपन तक उतना चलेगा नहीं, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए देख लेते हैं। बंद करता हूं मैं, क्योंकि उन्हें तो चलता रहेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है, राइट? यस इसमें कुछ डाउट या एनीथिंग? इसको बेसिस बना के फिर अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स में इफ एल्स लूप्स ये अगर आ जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। शायद उससे पहले मैं आपको अरे और ऑब्जेक्ट्स क्लासेस का भी कर देता हूं, उसके बाद हम उसमें जाएंगे, ताकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर का भी आप हो जाए, उसके बाद हम इससे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ओके, लाइक sorting of numbers and those sort of things, okay, which will require loops and all those if else conditions and all. इधर कुछ क्वेश्चन और एनीथिंग? नो सर, क्लियर है। ओके ओके, चलिए देन नेक्स्ट क्लास आई थिंक हफ्ते में 3 लेते हैं, तो फ्राइडे, एक सेकंड, हाँ मैं देख लूं कि मेरे को फ्राइडे को है या नहीं कुछ प्रॉब्लम। एक सेकंड, फ्राइडे को नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को 9 बजे, तो हम कल ही करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओके ओके यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।